गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। तो मैं आप लोगों को कल बिंदा मैम की बुक से आपको टेक्सटाइल में मैं कपास, लिनन और जूट फिनिश कर दी, जिसके लिए मैं बोली थी कि मैं क्या करूँगी, इसमें यूथ से जो क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको मैं करवाऊँगी विथ एक्सप्लेन। मैंने कल बोला था। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा था, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है मैं सोच रही हूँ आज उसको मैं क्लियर करवा देती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेगा, जैसे ऊन है, रेशम है और ये कृत्रिम रेशे हैं, फिर सारे का ऐसे ही करवाते, कंप्लीट करते हुए, बताते हुए, समझाते हुए मैं धीरे धीरे आपको सोचती हूँ कि सारी चीज़ें, सारे जो क्लियर है, मतलब जो डाउट है सारे क्लियर करवाते हुए तब आगे बढ़ूँ। ठीक बच्चे, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कपास, लिनन एवं जूट, सेलुलोजिक रेसे। तो इन रेसों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो सेलुलोजिक रेसों के अंतर्गत रखा जाता है। अब आप बोलेंगे कि क्यों रखा जाता है सेलुलोजिक रेसों के अंतर्गत, तो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि रेसों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा होता है। तो आप बताएंगे एक मैम, एक प्लांट बेस्ड होता है, एक जंतु एनिमल बेस्ड होता है, और एक तो आर्टिफिशियल होते हैं रेसे, ठीक है, और जंतु बेस्ड होता है। फिर खनिज, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। पहली बात तो दो प्राकृतिक को 3 भागों में बांटा था, जैसे एक सेलुलोजिक मतलब वनस्पति से प्राप्त, और दूसरे हो गए जंतुओं से प्राप्त, और तीसरे होते हैं खनिज से प्राप्त। 3 चीज़ बात थी, और एक आर्टिफिशियल है वो अलग रख दीजिए। उसमें भी मैंने आपको कपास और कापों को बीज के अंतर्गत, उसके बाद नंबर आता है पीना और सीसल को पत्ती के अंतर्गत। जितने बचे थे मैं बोली थी सबको तने के अंतर रख देना, ठीक है। तो उसमें लीनन सबसे मुख्य, जो फ्लेक्स के क्या होता है, फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया था। इसका बॉटनिकल नेम होता है लिनम यूसीटेसियम, ठीक है, लिनम यूसीटेसियम इसका बॉटनिकल नेम होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए यूजीसी नेट के क्वेश्चन है। तो मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, तो मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता को लाफ्ट कहते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए। नंबर 2 पे क्वेश्चन आता है, सूती कपड़े की सिकुड़न प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। मैं आपको बता देती हूँ, पहली बात तो ये एक फिनिशिंग प्रक्रिया है, फिनिशेस की एक टाइप है। ये यांत्रिक के अंतर्गत मर्सराइजिंग आता है। ये 2 तरह होता है, एक यांत्रिक और एक रासायनिक। फिनिशिंग की 2 तरह से क्रियाएं की जाती हैं, एक यांत्रिक तरीके से और एक रासायनिक तरीके से। तो मर्सराइजिंग जो है यांत्रिक तरीके के अंतर्गत आता है, और आपको बता देते हैं कि सूती कपड़े पे स्पेशली जो है मर्सराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिससे क्या होता है, कपड़ा जो सिकुड़ा वगैरह रहता है वो क्या हो जाता है, सुंदर, कोमल, चिकना और चमकदार बना देता है। मर्सराइजिंग जब उस पर प्रोसेस हो जाती है तब। आपको पता है जब कपड़े मिल से उतर को कपड़े, कोई भी कपड़े हो, वो किसी न किसी मिल पे किसी न किसी करघे में बनते होंगे, किसी न किसी प्रकार का करघा होता होगा जिसपे कपड़े बनते होंगे, ठीक है। आजकल एडवांस टाइप के करघे चल गए, पहले था तो क्या था, मतलब उसमें मानव का ज़्यादा हाथ होता, ज़्यादा उपयोग मानव के द्वारा वो चलता था, तो वही बस करघे पे बनता है। तो जब करघे पे से कपड़ा उतरता है तो गंदा होता है, उसकी साइज नहीं सही होती, मतलब बहुत सारे कि उसमें क्या होती है, अशुद्धियाँ होती हैं। तो उनको दूर करने के लिए उनमें विभिन्न प्रकार के फिनिशेस की प्रक्रिया की जाती है। तो आप जान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, जो सूती कपड़ा होता है और जो करघे से कपड़ा उतरता है उस कपड़े को ग्रे गुड्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसमें से आपको ये ध्यान देना कि मर्सराइजिंग प्रोसेस किस पे होती है, तो सूती, विशेष कर ये सूती के कपड़े पर ये मर्सराइजिंग की प्रोसेस की जाती है। लिनन पे भी की जाती है, लेकिन सूती के कपड़े पे विशेष रूप से प्रक्रिया की जाती है। फेल्टिंग होता है, ये अलग मखमली टाइप का, मतलब रेशे उठाना फेल्टिंग होता है। सनफोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह होता है। निस्पीडन ये कपड़ा धुलने के एक तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉटन शब्द, अरबी शब्द कोटोन या क्यूटून से लिया गया, जिसका अर्थ है तो एक बीज का पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा, तो जूते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो इसका डी आंसर ही सही होगा, जूते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। मैंने नेट पे सर्च किया, उसमें लिखा है कपास के लिए अंग्रेजी शब्द कॉटन, अंग्रेजी में कॉटन मतलब कॉटन शब्द यूज करते हैं। ये कॉटन शब्द अरबी के कुटून या कुतून से मिलकर, कुतून से बना हुआ है, ठीक है, उसे ही कहते हैं, और इसका अर्थ होता है जोते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। लिनन कहाँ से, और एक चीज़ बता देती हूँ, कॉटन का कहते हैं ना, इसका नाम क्या है, तो सेलुलोजिक फाइबर मतलब इसका अगर वनस्पति नाम पूछते हैं तो कॉटन का वनस्पति नेम जो होता है गॉसिपियम हर्बेसियम लिनियस होता है, कॉटन का बॉटनिकल नेम, ठीक है। आपने याद रखने के लिए आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा कहीं। लिनन कहाँ से प्राप्त किया था, तो मैं आपको बताई हूँ, लिनन तने से प्राप्त किया जाने वाला रेशा है, और भी उसमें भी बताई कि लिनन को प्राप्त करने के लिए रेटिंग प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। लिनन प्राप्त किया था तो फ्लैक्स
नामक पौधे के तने से लिनन प्राप्त किया था। कपास किससे प्राप्त किया था? तो कपास के पौधे से, पॉट्स से प्राप्त किया था। पॉट्स में ये बीज वाला रेशा है जिसमें पॉट्स में बीज और रेशे दोनों लगे होते हैं। गिनिंग प्रक्रिया के द्वारा उनको अलग करके रेशे कपास का प्राप्त किया था। रबड़ एक अलग चीज़ है, ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है। ऊन जो होता है ये क्या है? जानतो रेशा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि लिनन फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिनन वस्त्र अति प्राचीन काल से ही प्रयोग में आता रहा है। मिस्र देश में लिनन के वस्त्रों को शान और शौकत का प्रतीक मानते थे। मिस्र को ही क्या मानते हैं? लिनन ऑफ द लैंड। लिनन मतलब लिनन की भूमि भी मानी जाती है मिस्र को। और रूस में क्या होता है? तो प्रथम श्रेणी का होता है। आयरलैंड में क्या होता है? तो उत्तम प्रकार का होता है, ठीक है। प्रथम स्थान पे रूस है। बाइबिल में भी इस वस्त्र का उल्लेख मिलता है। लिनन को पवित्रता का प्रतीक या शांति का द्योतक माना जाता है, ठीक है। राजसी वस्त्र भी इसे माना जाता है, विलासता का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो और सबसे बड़ी बात कि ये महंगा रेशा, महंगा क्यों है? तो क्योंकि इसकी सारी प्रोसेस हाथ से बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। इस पर चीज़ें रंग में बहुत मुश्किल से चढ़ता है, तो इसको बनाने का प्रोसेस कठिन, इसीलिए रेशा क्या है? महंगा है, ठीक है। कपास के रेशे उत्पादन का सही क्रम बताइए। तो देखिए कपास के रेशे का उत्पादन का सही क्रम आपको सबसे पहले, मैं यहाँ से हट जाती हूँ, पहले मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया? तो सबसे पहले आप खेती करेंगे, ठीक है। जब पेड़ तैयार हो जाएगा, जब पॉट्स मतलब जो उसके फल हैं पक के तैयार हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? फल गिरने लगते हैं तो आप उनको पहचान करके, जब फल गिरने लगते तो आप उनको तोड़ लेंगे। फल को तोड़ने के बाद, जिसे पॉट्स कहते हैं, आप बीज और रेशों को अलग करते हैं। उस प्रक्रिया को गिनिंग प्रक्रिया कही जाती है। बीज से जो है कि रेशों को, और पॉट में से रेशे को बीज से अलग करना। बीज का तेल बन जाता है, विभिन्न प्रकार के लिंसीड ऑयल, पेंट बन जाता है, मतलब बहुत चीज़ में इसके ऑयल को प्रयोग किया जाता है। और जो इसका रेशा होता है वो जो होता है वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने जान लिया इतनी बार। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो जब ये आपने गिनिंग की प्रोसेस कर दी, उसके बाद क्या करते हैं? ब्लेंडिंग, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? गांठों को खोलते हैं फिर आपस में मिलाते हैं, इसी को कहते हैं मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। गांठों को खोलना, बालिंग एंड ब्लेंडिंग जो होती है ना, मिक्सिंग उसे ही कहते हैं। तो खोलना और आपस में मिलाने की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाता है? तो आप बोलेंगे मैम ये मिल में जाता है। मिल में जाने के बाद इस पर क्या होती है? फिर उसके बाद क्या होती है? तो उस पर एक प्रोसेस होती है जिसको क्या कहते हैं? धुनाई, कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग, फिर क्या होता है? ड्राइंग आउट, फिर क्या होता है? रोविंग, फिर क्या होता है? स्पिनिंग। तो आप समझ जो स्पिनिंग की प्रोसेस सबसे लास्ट में होती है वस्त्र बनाने के लिए। कताई का प्रोसेस सबसे पहले कॉर्डिंग, मतलब पहले आपने खेती कर लिया, फिर आप गिनिंग की प्रोसेस के दौरान बीज से उसको अलग करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग करेंगे, मिल में जाके होता है। उसके बाद क्या होती है? तो उस पर कार्डिंग होती है, फिर कॉम्बिंग होती है, फिर ड्राइंग आउट, कॉम्बिंग के बाद ड्राइंग आउट होती है, जो कि पूनियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्पिनिंग की प्रोसेस होती है। अब आप इसको देख लो और इसको आप आराम से मिला लो। सबसे पहले आपने क्या किया? खेती किया, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसमें क्या लिखा उससे मतलब नहीं, मैं आपको अपने तरीके से बताई। खेती करना, सबसे पहले आपने देखा क्या? खेती हुई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो आप बिनौलों को निकाल कर गांठ बांधोगे, निकालोगे ना बिनौलों को, बताए थे ना दूसरे नंबर पे गिनिंग की प्रोसेस की जाती है। तो देखो दूसरे नंबर पे गिनिंग की प्रोसेस कर दिए। फिर क्या होता है? तो उसको मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग की प्रक्रिया होती है, मतलब खोलना और आपस में फिर मिलाया जाता है उन रेशों को। ये मिल में प्रोसेस होती है, ये चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद क्या होती है? फिर धुनाई होती है, कार्डिंग होता है, फिर कॉम्बिंग होता है, फिर ड्राइंग आउट होता है, फिर रोविंग होता है, लास्ट में कि स्पिनिंग होता है। सारी प्रोसेस यहीं से मिला। देखो धुनाई को कार्डिंग कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? कॉम्बिंग करते हैं, कंघी करना, फिर क्या होता है? ड्राइंग आउट जिससे पोनियाँ बनाई गई, फिर क्या हुआ? स्पिनिंग होगा, कताई हो गया लास्ट में। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब देखो इससे मिलता जुलता यही दूसरे नंबर पे देखो, सबसे पहले इसने खेती किया, उसके बाद तीसरे नंबर पे गिनिंग होता है। कौन सा नंबर? चौथे नंबर पे देखो गिनिंग की, दिख नहीं रहा है मुझे लग रहा है। चौथे नंबर पे देखिए यहाँ गिनिंग की प्रोसेस हो रही, तो चौथा नंबर आ गया। फिर आपने क्या क्या खोला और आपस में मिलाया, तो तीसरा नंबर हो गया। ये दोनों तो पहले ही कट जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 2-2 दिया हुआ है, और स्टार्टिंग यहाँ पे इसकी कहाँ से होगी? तो इसकी स्टार्टिंग ही होगी खेती करने से, ठीक है। नहीं सारे में 2-2 दिया तो सब सही है, लेकिन जो बिनौने निकालना और गांठ बांधना, ये सबसे क्या है? सबसे उसके बाद वाली प्रोसेस यही है कि बिनौने निकालना, और इसको गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट इन पे ही होती है, बिनौलों से गांठ निकालना। मतलब बिनौले से क्या होता है कि बिनौले अलग करना और जो है रेशे अलग करना, बीज और रेशे दोनों अलग करने की प्रोसेस ही गिनिंग कहलाती है। तो यहाँ पे ये नंबर आ गया। फिर आपने क्या बताया? मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग तीसरा नंबर, तो देख लीजिए इसमें तीसरा है। फिर सातवां है
फिर क्या है, फिर उसके बाद आपने देखा था, कहा था मैम, आपने बोला है कि धुनने की प्रक्रिया होगी, तो देखिए 7वां नंबर आ गया। फिर मैम आप बोलिए कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग बोलिए, कंघी करना, तो देखिए कॉम्बी करने की प्रोसेस आ गई। फिर आपने बोला कार्डिंग कॉम्बिंग ड्राई आउट, ठीक है। फिर ड्राई आउट पूनियाँ बनाई जाएंगी, फिर उसका क्या होगा, स्पिनिंग के लिए कपड़ा तैयार हो जाएगा, कताई कर देंगे। तो देखिए सारे इसमें मिल रहे हैं और यही इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। मैं इसको आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें क्या लिखा है, कपास एक विश्वव्यापी रेखा, इसे यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं। आपको पता है, एक चीज़ मैं और आपके ज्ञान के लिए बता देती हूँ, इसे सफ़ेद सोना, व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। कपास को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे व्हाइट गोल्ड के नाम से कपास को जानते हैं। और सुनहरा फाइबर किसे, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जूट के फाइबर को गोल्डन फाइबर कहते हैं, ठीक है। कपास से बना वह सस्ता, मजबूत, सुंदर, विलक्षण गुणों से संपन्न व सभी आय वर्ग के लोगों के पहुंच के भीतर होता है। इसीलिए क्या ये रेशा विश्वव्यापी है, ठीक है। सभी जगह के लोग इसको पहनना, धोना, ओढ़ना पसंद करते हैं। साधारण कपास का पौधा 4 से 6 फीट लंबा। मैं यहीं से आपसे पूछती हूँ, आपने जूट का कितना पढ़ा, 6 से 12। मैम आपने बताई थी। लिनन कितना बताया था, 30 से 40 इंच लंबा पौधा होता है, मैंने बताया था, ठीक है। फिट लंबा होता है, ये दोनों फिट में है, वो किस में होता है, इंच में होता है। जमीन को अच्छी प्रकार से जोत कर भूमि में कपास के बीज बोए जाते हैं, इसीलिए इसको कुतून कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, तो वो भूमि जिसमें जोत कर क्या होता है, बीज का मतलब लगाया गया, जुते हुए प्रदेश में उगाया गया पौधा है, ये कॉटन का यही शब्द का अर्थ होता है। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम है, आपको मैं बता दी, खेती करना। आपको मैं ये बहुत बढ़िया से बिंदा मैम की मुख से मैंने बहुत बढ़िया से समझाया था। खेती करना, फिर गिनिंग की प्रोसेस करना, फिर ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग, फिर कार्डिंग, फिर कॉमिंग, फिर ड्राइंग आउट करते हैं। इसी में ये इसकी हल्की पोनी बनाई जाती है, बहुत मजबूत नहीं, हल्की। उसके बाद क्या होती है, कताई की प्रोसेस से कार्डिंग, कॉम्बिंग, स्पिनिंग की प्रोसेस फिर लास्ट में की जाती है, ठीक है। यहाँ रेशा बनने के कताई की प्रोसेस के बाद रेशा धागा बनने के लिए तैयार होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। लिनन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है, ये चीज़ मैंने शॉर्ट्स में डाला था, आप देखना कि लिनन का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुकोण दर्शाता है, ठीक है। और जो उसका मतलब कह सकते हैं, जो अनुदैर्ध्य जो मतलब वर्टिकल तरह से होता है, जो लंबाई में अनुप्रस्थ जो होता है, अनुदैर्ध्य जो होता है, वो क्या करता है, तो उसमें जो होता है, इसके क्या करते हैं, बांस के समान जगह जगह गांठें दिखती हैं और ये रेशा लंबा चमकदार दिखता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या होता है, बांस की तरह गांठें दिखती है जो पैक्टिन की बनी होती है, मोम उसमें चिपका होता है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दर्शाया, तो बहुकोण होता है। बहुकोण नहीं होगा तो पंचकोण भी आप कह सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लिनन का रेशा गोल आकृति का, लंबा एवं सीधा दिखाई देता है, जिसके बीच बीच में बांस के समान गांठें दिखाई देती है और इसके सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। लिनन को क्रॉस सेक्शन पे देखने पर बहुकोण या पंचकोण होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुकोण या पंचकोण दिखता है, ठीक है। किस उत्पादन के लिए उटाई की आवश्यकता होती है, उटाई का मतलब क्या होता है, गिनिंग की प्रोसेस किसमें की थी, हमने आपको किसके बताया था, तो आपको नायलॉन में हमने बताया था, क्या हमने आपको रेशम में बताया था, अभी हम आपको ये पढ़ाया ही नहीं है, क्या हमने आपको रुई में बताया था कि उक्त सभी में बताया था। तो रुई का मतलब क्या होता है, कॉटन से ही रुई प्राप्त की जाती है। तो रुई में मैंने बताया था ना कि कॉटन से बीज को, मतलब पॉट्स में से बीज को रेशे से अलग करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, गिनिंग प्रोसेस या उटाई प्रोसेस कहलाती है। मैंने बहुत बढ़िया से आपको समझाया था। इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, तो रुई कॉटन के उत्पादन में ओटाई गिनिंग की आवश्यकता पड़ती है। कपास के कोए के बीज में रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें ओटा जाता है, मतलब गिनिंग की प्रोसेस की जाती है। ओटने के कार्य हाथ अथवा गिनिंग मशीन के द्वारा होते हैं। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ओटाई या गिनिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, कपास किससे प्राप्त होने वाला है, तो आप बोलेंगे पॉट्स में भी किसमें, तो बीज वाला रेशा, ये बीज को अलग करके उससे प्राप्त किया जा रहा है। रेशम कैसे, ये जानता हूँ, रेशा रेयान किससे, मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है, ठीक है। लिनन क्या होता है, तो ये क्या होता है, पौधे के तने से प्राप्त किया था, और किस तरह से, फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है लिनन, और इसमें रेटिंग की प्रोसेस होती है। लिनन तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। लिनन एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है जिसका प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण में होता रहा है। तब लिनन का प्रयोग भोग विलास, शान शौकत, वैभव में ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता था तथा इसका प्रयोग राजा, महाराजा एवं कुछ गिने चुने सामंती तथा विशिष्ट व्यक्ति ही करते थे। लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है जिसके अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। आपको मैं आशा करती हूँ चीज़ें समझ में आ रही थी, क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत ही डीपली, बहुत अंदर से, बहुत तरीके से आपको समझाया, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, जो कि आपको भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना कपड़ा क्या होता है? तो साटिन होता है। ये भी मैंने आप पढ़े थे जब आप नीचे आए थे बुक में, तो आपने देखा था कि लिनन पे क्या होता है। लिनन पे तीन ही जो है, जैकार्ड, साटिन और सैटिन, यही 3 बुनाई होती है लिनन पे। इसमें से क्या आपने देखा था, पाइल की नहीं होती है, और जो डेनिम के कपड़े पे की जाती है, मुझे अभी उस टाइम में याद नहीं आ रहा उसका नाम, वो दोनों इस पर नहीं होगी। डेनिम वाला इसलिए नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मोटा है, और पाइल बुनाई इस पर होती नहीं है। तो इसमें से आपको क्या मिल रहा है? तो एक साटिन मिल रहा है, और जैकार्ड था, साटिन और सैटिन था। सैटिन से क्या होता है, तो जो फूल बनाए जाते हैं उसमें डिजाइनों के लिए इसका उपयोग मतलब जरूर किया जाता है, या ज्यादा अक्सर किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है? तो सैटिन दिख रहा है। डेनिम के लिए कौन सी बुनाई, देखिए याद नहीं आ रहा है इस टाइम की, डेनिम के लिए कौन सी बुनाई। ट्विल बुनाई, डेनिम के कपड़े के लिए कौन सी बुनाई की जाती है? तो ट्विल बुनाई की जाती है। और पाइल और ट्विल बुनाई क्या होता है, इस पर नहीं होती। मैं आपको बताई थी इस पर कौन सी होती है। तो जैकार्ड, सादी बुनाई, एक प्लेन भी की जाती है साटिन की, और सैटिन बुनाई की जाती है। फूल के नमूने के लिए स्पेशली साटिन बुनाई, जिसमें SATIN होता है, साटिन बुनाई का प्रयोग किया था। ये ध्यान रखिएगा कि लिनन के कपड़े से नमूने बनाने के लिए कौन सी बुनाई का प्रयोग किया था? तो यही साटिन, जिसमें क्या होता है, SATIN से जो स्टार्ट होता है, उस साटिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे सीधे तरफ, जो सीधे तरफ होता है बाना, बाने का फ्लोट, उल्टी तरफ क्या होता है, ताने का फ्लोट क्या होता है, इस नमूने का निर्माण किया था। सीधे तरफ बाना, सीधे तरफ बाना, सीधी तरफ बाना का प्रयोग, और उल्टे तरफ ताना का प्रयोग किया था। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इससे बहुत सुंदर तरीके से बहुत सुंदर कपड़ा बनाया जाता है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मैंने बुक पढ़ाया था तो बहुत बढ़िया से आपको ये चीज बताई थी। तो देख लीजिए, लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है, जिससे अत्यंत सुंदर, अगर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना, पीछे जाना, लिनन का चैप्टर खोलना, मैंने डाला हुआ है टेक्सटाइल वाले प्लेलिस्ट में, खोल के देख लेना, आपको मिल जाएगा। और अगर जिसका भी कन्फ्यूज़न होगा वो साफ हो, मतलब सॉल्व हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। और तुरंत देखना जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा। लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है, जिससे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिनन के रेशे फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। लिनन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं। लिनन के रेशे में लचक, तन्यता एवं प्रत्यास्थता का शक्त दबाव होता है, अतः इससे वस्त्र बुनना भी एक समस्या है। वस्त्र बुनते समय धागों का दबाव एवं झटके पड़ते हैं, जिससे धागे सहज ही टूट जाते हैं। अतः लिनन से वस्त्र बुनने से पूर्व इसके धागों पर, आपको बताई थी कि इसके लिए क्या होता है, नम आर्द्र क्लाइमेट होना चाहिए, तो उसमें तो हो गया। लेकिन जब इसका कपड़ा बना था तो इसमें क्या कहता है, लेप लगाया जाता है। उस पर नमी लाने के लिए उन रेशों पे क्या होता है, एक लेप लगाया जाता है। तो आपने, मैं पढ़ाई हूँ ये सब चीज़। नमीयुक्त वातावरण में बुनाई की जाती है। लिनन के द्वारा निर्मित वस्त्र महीन बुना कपड़ा साटिन होता है। और जिस कपड़े पे इससे क्या किया जाता है, तो मेन फूलों के जो नमूने वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सीधे में बाना और उल्टे में ताने का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, और आपको पता है लिनन के बारे में कि लिनन क्या है, राजसी कपड़ा है। इसके लिए जो है समशीतोष्ण, नम, आर्द्र जलवायु चाहिए। इसके लिए क्या बोलते हैं, पानी के लिए स्वच्छ और मृदु पानी की ज़रूरत पड़ती है। पौधा 30 से 40 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें क्या, ये सब चीज़ें आपने, मतलब सब चीज़ें मैं बताई हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ी हूँ, आपको ये सब चीज़ें याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। तो जिसमें लिखा है सींजिंग, ये सब जब मैं आपको पढ़ाऊंगी परिसज्जा तब समझ में आएगा, अभी आप देख लो प्रोसेसिंग। साइजिंग जिसे कहते हैं सींजिंग, डिजाइनिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, क्योरिंग एंड हीट सेटिंग। ये क्या है, ये सूती कपड़े को तैयार करने की प्रोसेस है। ठीक है, जब मैं आपको फिनिशिंग समझाऊंगी, फिर ये क्वेश्चन आपको मैं फिर से बताऊंगी, खोलूंगी ये चैप्टर और आपको फिर ये चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, ये देख लो, कपास, अनानास, अलसी और नारियल की जटाई, इसको छोड़ दो। इधर क्या दिया, कपास को हमने आपको क्या बताया था कि कपास जो होता है बीज वाला रेशा, इसे कहते हैं। ठीक है, अलसी को हमने आपको क्या बताया था, अलसी जो फ्लैक्स होता है ना, फ्लैक्स के बीज को अलसी ही कहते हैं। तो फ्लैक्स के पौधे से किससे प्राप्त हो रहा था लिनन कपड़ा, तो आप बोलेंगे मैम तने से प्राप्त हो रहा था। अनानास किसका रेशा किससे प्राप्त, पत्ती वाला रेशा होता है, और पीना के जो पीना होते हैं ना, उसकी उनकी पत्तियों से प्राप्त होता है। ठीक है,
अनानास, नारियल की जटा, जो नारियल आप खाते हो तो उसके ऊपर जो रफ टाइप का पहले उसको छील लेते हो, फिर अंदर का जो आप फल खाते हो ना उसका, उसमें पानी निकलता, फल निकलता है, तो वो जो छिलके होते हैं उससे क्या होता है, जो घर वर तैयार किए थे, मोटे मोटे रस्से बनाए जाते हैं, जो थोड़ी सी चुभने वाली रस्सियाँ घरों वरों में बल्लियों वगैरह को बांधने के लिए जो उपयोग की जाती है, मोटे मोटे जो रस्से बनाए थे उनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ से देख लो, कपास दिया है, पादप तना, बीज के रोए, पादप पत्ता, फलों का छिलका। तो कपास क्या हो गया, बीज के रोए हो गए। अनानास क्या है, पादप पत्ता हो गया, पीना और सीसल, तो पीना जो होता है अनानास की पत्तियों से ही बनता है। अलसी जो हो गया, फ्लैक्स नामक पौधे के तने से, उसी अलसी को ना, फ्लैक्स के जो पौधे थे उसी को अलसी निकलती है, अलसी का तेल भी देखो बहुत अच्छा होता है, तीसी भी शायद बोलते हैं उसको। पादप तना हो गया। नारियल की जटा क्या होती है, फलों के छिलके से प्राप्त की जाती है। और यहाँ पे इसको देख लीजिए, सबका एक्सप्लेन कर दिया, आपको ये सब चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वही चीज़ यहाँ पे बताया है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस पढ़ेंगे, मैं प्रोसेस बताऊंगी, उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से आपको दिखाऊंगी। फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, किस पे, लिनन होता है, लिनन के ना, फ्लैक्स के पौधे के से आप क्या प्राप्त करते हो, तने को गलाते हो और लिनन प्राप्त करते हो। देखो इसमें क्या कह रहा है, रिपलिंग की जाती है। रिपलिंग का मतलब क्या होता है, रेटिंग नहीं, रिपलिंग। रिपलिंग की प्रोसेस में क्या होता है, पत्तियों को और जो गंदगियां हैं, जो चीज़ उसमें तने वगैरह को अलग किया जाता है रिपलिंग की प्रोसेस में ना। तो फ्लैक्स के पौधे के लिए लिनन से प्राप्त करने रेशे पे रिपलिंग की जाती है। देखिए लिनन, आपको पता ही, लिनन से, लिनन का रेशा फ्लैक्स के तने से लिनन प्राप्त किया था, तो लिनन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। फ्लैक्स के पौधे के लिए लिनन प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। प्राचीन काल से ही लिनन से वस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए लिनन वस्त्र का निर्माण कला प्राचीन कला है। प्राचीन समय में लिनन को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने स्टेम से प्राप्त किए जाते हैं। यह वार्षिक पौधा होता है, इसका वानस्पतिक नाम लिनम यूसिटेसियम होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं। मैंने क्या बताया, पीना और सीसल बताए थे ना, पीस लीजिएगा, पत्तों को पीस लेना, पीना और सीसल मिल जाएगा। तो देख लो, पीना, सीसल, कैपक और कोयार लिखा है, तो पीना और सीसल क्या होगा, आप सीधे पीना और सीसल को टिक कर देना, इसमें भी एक को ही आंसर सही मान रहा है। वनस्पति रेशे पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं, इसके अंतर्गत पीना और सीसल आते हैं। पीना या अनानास की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं, इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल एवं कांति युक्त होते हैं। इसके रेशे से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है। सीसल के रेशे सीसल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकलती, इसे जड़ वाला रेशा भी कहते हैं। जो सीसल होता है ना, सीसल की पत्तियां कहाँ से, जड़ से निकलती हैं, इनकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से निकलती हैं। जमीन से निकली इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर, पटक पटक कर, खुरच कर सावधानी से रेशे को निकाला था। और मैंने आपको दिखाया, अभी प्लांट भी हम आपको इसका दिखाए थे, जब हम ये आगे जब उसको वनस्पति जब रेशों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, एक्सप्लेन में जैसे चैप्टर पूरा था, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ दिखाई थी। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक रेशा कौन है, तो जो क्या है, फिर मानव द्वारा जो निर्मित किया गया, पुनर्निर्मित या पुनर्विकसित किया गया, तो उसमें क्या, लायोसेल है, एल्पाका है, एजोन है और रेयान है। तो रेयान के साथ आप जान लीजिए, लायोसेल भी वैसे ही तैयार किया जाने वाला रेशा है। और पुनर्विकसित सेलुलोजिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेलुलोजिक है, बस मानव द्वारा तैयार किया जाता है। सेलुलोजिक इस तरह है क्योंकि इसे बांस की लुगदी से, रुई के लिंटर से, बम्बू जो होता है ना, उसके अंदर जो सेलुलोज पाते हैं, उन्हीं सबों से ये रेशा तैयार किया जाता है। इसीलिए क्या है, ये पुनर्विकसित रेशा है सेलुलोजिक, जिसमें रेयान और लायोसोल भी आता है। आप चीज़ को याद रखिएगा। इसमें क्या आ रहा है, ए और बी, ये बी सही होगा। रेयान और लायोसोल पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु होता है। अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया था, आपको मैं बहुत बार बताई हूँ, क्या होता है, पत्ती। पाइनएप्पल जो होता है ना, वही पत्ती से प्राप्त किया था, पत्ती, पीना जिसे कहते हैं, तो पत्ता इसका उपयोग किया था। जड़ किया नहीं जाता, जड़ के लिए आप पढ़े थे सीसल। अगर मान लीजिए ये न रहता और ये रहता सीसल के पौधे को प्राप्त करने के लिए और पत्ता न देता, तो जड़ भी आप लगा, क्योंकि जड़ से ही पत्तियां निकलती है। लेकिन अगर रियल में किस में जाएगा, तो ये पत्तियों में। एक पीना और सीसल, ये दोनों कैसे रेशे, तो पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ठीक है, आप पत्ती को टिक कर देना, और आपको पता भी है। जूट तंतु को कहते हैं चांदी तंतु, ताम्र तंतु, सुवर्ण तंतु और एल्यूमिनियम तंतु। हमने आपको बताया था ना, गोल्डन फाइबर कहते हैं किसको, जूट को। जो, और इसका प्रथम स्थान पे कौन है, तो बांग्लादेश में। इसमें सबसे ज़्यादा देश का, पूरे वर्ल्ड का 85% बांग्लादेश अलग इसका उत्पादन, मतलब एक तरफ 85% बांग्लादेश इसका उत्पादन करता है, भारत भी करता है। और बांग्लादेश में बहुत उच्च किस्म के, इसमें अच्छी क्वालिटी के जूट प्राप्त किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है,
लिनन वस्त्र के प्रक्रियाकरण के सही क्रम में अनुक्रम कीजिए। हमने आपको लिनन में क्या बताया था, सबसे पहले हार्वेस्टिंग करना। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, खेत से कटाई करके बंडल बांधना, ठीक है, ये हार्वेस्टिंग होता है। तो हार्वेस्टिंग हम आपको बताते कि उसको काटते नहीं, उसको जड़ से उखाड़ते। काट देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर के सैप जो है सूख जाएंगे और क्या होगा, तना सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जड़ से पहले हार्वेस्टिंग की क्या करते हैं, उसको जड़ से उखाड़ के इकट्ठा करते। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर रिपलिंग और ड्राइंग कर रहे थे, उसको सुखा रहे थे और उसके पत्ते और इन सब चीज़ों को क्या कर रहे थे, पत्तियों को अलग कर रहे थे सीधा स्टेम प्राप्त करने के लिए। जब आपको सीधा स्टेम प्राप्त हो जाता था तब उसका बंडल बना रहे थे और एक जगह क्या कर रहे थे, रेटिंग की प्रोसेस कर रहे थे। और रेटिंग कैसे कर रहे थे, तो आप 4 तरीके से रेटिंग कर रहे थे, जिसमें पहले नंबर पे आपने क्या देखा था, तो आप बोलेंगे मैम पानी के द्वारा, मैम ओस के द्वारा, मैम रसायन प्रक्रिया के द्वारा और मैम यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा। मैम आपने बताया था कि यांत्रिक प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, पाउनेल क्रिया कहते हैं। तो 4 तरीके से आपने क्या किया था, रेटिंग करके पहले रेशा प्राप्त कर लिया था, रेटिंग किया था। उसके बाद आपने क्या किया था, तो आप बोलेंगे मैम उसको स्केचिंग किए थे, मतलब मुठ से उसको क्या किए थे, मारे थे, मतलब उसको रेशे को पतला किए थे और क्या किए थे, स्केचिंग की प्रोसेस किए थे। उसके बाद हमने आपको बताया हैकलिंग किया था कि उससे महीन रेशे के बारे में जानकारी मिलती है हैकलिंग में। इतनी चीज़ें आपने जान लिया। उसके बाद आप क्या किए, तो जब आपने रेशा प्राप्त कर लिया तो उसके बाद फिर आप उस पर कॉम्बिंग करेंगे, कार्डिंग, ये सब चीज़ें फिर होने लगी थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हार्वेस्टिंग हटा के दूसरे नंबर पे रिपलिंग दिया है, फिर तीसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, तो रेटिंग करते हैं, फिर आप स्केचिंग करते हैं जिसमें आप उसको कूटते हैं, कूट करके क्या रेशे को अलग करते हैं, तने से अलग करते हैं, ठीक है। रेटिंग और स्केचिंग की जा रही है। कूटने की इंग्लिश माइंड पे नहीं चढ़ रहा है इस टाइम। ड्राइंग एंड रिपलिंग करते थे, उतना तो बता दिए थे हम आपको। इसको कूटने, ब्रेकिंग एंड स्केचिंग करते हैं। ब्रेकिंग मतलब तोड़कर कूट कर रेशों को अलग कर रहे थे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको। फिर उसके बाद कंघी करते हैं और सफाई करते हैं रेशों की, ठीक है। कंघी और सफाई करने में आपको लाइन और टो प्राप्त होता है। लाइन जिसे लंबा कहते हैं, टो जिसे छोटा कहते हैं। मैं आपको सब चीज़ें बता चुकी हूँ। जिसको क्या कहते हैं, टो, छोटे रेशो, लीलन के छोटे रेशो को टो कहते हैं। तो आपको लाइन और टो प्राप्त होता है। और उसके बाद कंघी जब आप कर देते हैं कॉम्बिंग, तो अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, लंबे रेशे प्राप्त हो जाते हैं। चमक मतलब चमकदार रेशे, लंबा रेशा ही चमकदार होता है, तभी उससे शाइनिंग वाले कपड़े बनाए जाते हैं। चमक उस पर प्रकृति की चमक होती है, ठीक है। और हैकलिंग में क्या करते हैं, तो रेशे की लंबाई एवं बारीकी का ज्ञान करते हैं। उसके बाद फिर स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग भी एक आपको मैं बताई थी कि स्प्रेडर नामक मशीन से की जाती है स्पिनिंग इसकी, ठीक है। इसके लिए नम वातावरण की जरूरत होती है। इसके लिए 120 फ़ारेनहाइट तापक्रम रखा जाता है। उसके बाद आप बुनाई करते थे, मैं बताई थी। फिर परिष्कृत और परिसज्जा करते, उसमें ब्लीचिंग किया थी, उसके ऊपर से उसके ऊतक को हटाया था, उसके बाद उसमें कलर चढ़ाया था। इतनी ही पूरा मिला के इतना ही प्रोसेस है, जिसमें आपको देखना है। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग कहीं नहीं दिया है। दूसरे नंबर पे रिपलिंग, तो इन चारों में देख लो। दूसरे नंबर पे ए में रिपलिंग दिया है, उसके बाद रेटिंग, उसके बाद स्केचिंग, उसके बाद हैकलिंग से आप क्या पता कर रहे थे, तो आप रेशे की लंबाई एवं बारीकी का ज्ञान कर रहे थे। और किसके अंतर्गत हो रहा था, जब आप कॉम्बिंग कर रहे थे ना, कॉम्बिंग में ही, कॉम्बिंग के अंतर्गत ही आप जान रहे थे कि कौन सा रेशा कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया, क्योंकि मैं भी आपके साथ पढ़ी थी और आप भी मेरे साथ पढ़े थे। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं भूलना चाहिए, जैसे हमको याद है। नेक्स्ट है लिनेन। है लिनेन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है, मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर है, कि इनमें से कोई नहीं। सिंथेटिक फाइबर तो ये है नहीं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो कृत्रिम रेशे होते हैं, जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक फाइबर के अंतर्गत ये कौन सा है, तो वानस्पतिक फाइबर है। ये प्राकृतिक फाइबर के अंदर भी वानस्पतिक है, और वानस्पतिक के अंदर भी तने से प्राप्त होने वाला, स्टेम से प्राप्त होने वाला रेशा है, ठीक है। अब मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर जो है वो रेयान होता है। इनमें से कोई नहीं तो सही नहीं होगा, इसलिए आपका बी आंसर सही हो जाएगा। किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है। अगर यहाँ लिनन रहता तो आप लिनन भी टिक कर सकते हैं, अगर कपास न हो तो आपने देखा था ना, कपास और सूती को ज़्यादा उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, तो इसलिए क्योंकि इसीलिए ये यूनिवर्सल फाइबर है, क्योंकि इस पे ताप सहन की क्षमता होती है, इसमें रगड़ की क्षमता होती है, इसको धूप में डाल दो उसके भी, बस इसे अम्ल को सहन करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। वो भी कैसा, तनु जो बहुत सांद्र, जो बहुत क्या हो, बहुत गाढ़ा हो, वैसे ही अम्ल से क्या होता है, जलकर झुलस जाते, कपड़ा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये क्या होता है, तो यही ऐसा रेशा जिसपे, इसीलिए सर्जिकल के ये ऑपरेशन वगैरह में कॉटन की रुइयाँ सब क्या होता है, यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए इसमें क्या
आंसर होगा तो कपास सही होगा। ऊन होगा नहीं, ऊन रेशे और ताप को उबलने से सहन ही नहीं कर पाएगा। रेशम भी नहीं होगा, और जूट है तो जूट से रेशे बनते नहीं है, जूट से वस्त्र नहीं तैयार होता, आप पहले ही देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, कपास को साफ करने की विधि क्या होती है? मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। क्या बेलिंग होती है? तो बोलेंगे नहीं मैडम, बेलिंग से तो रेशे को क्या स्कचिंग और वो जो मतलब उसको क्या रेशे को तने से अलग करने के लिए बेलिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पिकिंग होती है तो पिकिंग को कोए को एकत्र, जैसे जब कोए गिरते हैं तो उनको इकट्ठा करना, पिक करने के, हमारा ये फोन पिक नहीं करते, मतलब हमारा फोन नहीं उठाते, कहते ना अरे फोन तो पिक कर लिया करो, उसी से पिकिंग प्रोसेस क्या होता है, कोए को एकत्र करना, मतलब उठा के एक जगह एकत्र करना, पिकिंग प्रोसेस होती है। कॉम्बिंग क्या होता है? रेशों को समांतर करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें से स्टेपल और फिलामेंट एक जगह होता है और स्टेपल अलग हो जाते हैं कॉम्बिंग के द्वारा, ठीक है। गिनिंग क्या होता है? वही आपने पढ़ा था ना, बीज से क्या होता है? रेशों को अलग करना, मतलब धूल छिलके ये सब भी दूर करना, यही प्रक्रिया क्या गिनिंग की प्रोसेस कहलाती है, जिसे क्या कहते हैं? ओटाई कहते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जूट एक है। जूट एक क्या है? रासायनिक रेशा है? बोलेंगे नहीं मैम, कोए से प्राप्त होने वाला रेशा नहीं है मैम, ये कपास कोए से प्राप्त होता है। जानतो रेशा है? बोलेंगे नहीं मैम, जानतो रेशा तो ऊन और रेशम होगा। तो ये कौन सा रेशा? तने का रेशा है। जूट कैसा आपने पढ़ा था ना, लिनन तने से प्राप्त हो रहा था, जूट नामक पौधे के तने से प्राप्त हो रहा था। ये सब चीजें मैं कल आपको बहुत बढ़िया से बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द फाइबर पॉट्स इन कार्ड। कोए से बीज अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गिनिंग कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। कॉर्डिंग का मतलब धुरना होता है, नैपिंग एक प्रोसेस होती है, रोए उठाए थे, तो आप क्या बोलेंगे? गिनिंग होता है मैम, गिनिंग होता है, आपने कई बार बता दिया है। नेक्स्ट लिस्ट वन को लिस्ट 2 से मिलाना है। कपास, सिल्क, ऊन, रेयान, कपास तंतु, सेलुलोजिक फाइबर, गोंद के दाने जैसा तंतु, वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा रहा है। तो आपका देखो कपास क्या है? सेलुलोजिक फाइबर, बहुत सीधे से आप बोल दोगे कपास क्या है? सेलुलोजिक फाइबर है मैम। सिल्क क्या है? तो सिल्क को आप कहाँ से प्राप्त करते हो? तंतु है। गोंद के दाने जैसा है, क्या है? तो आप क्या बोलोगे? पहले ए का तो लगा लो 3, ए का लगा लो 3। देखो इस तीनों में कोई ऐसा नहीं जो ए में 3 है, ए ही पहला है, क्या है? ए में 3 है। सिल्क का क्या दिया है? तो वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण बढ़ा, सिल्क में ये चीज होता है। कपास क्या है? सेलुलोजिक फाइबर है, तो दूसरा है ना, तो दूसरा सी वाला, ठीक है, सी वाला आंसर से होगा। इसमें देखो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। दूसरा देखो, सी का दूसरा। कपास कैसा है? सेलुलोजिक फाइबर है। और आ जाओ नेक्स्ट पे, ऊन क्या है? तो ऊन क्या है? ऊन गोंद के दाने जैसा है, ऊन तंतु है। ऊन क्या है? तो आप देख लो तीसरे नंबर पे लगा है बी का तीसरा नंबर, गोंद के दाने जैसा तंतु है। ऊन क्या है? तो गोंद के दाने जैसा तंतु है। सिल्क क्या है? और गोंद के दाने क्यों कह रहे हैं? तो आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें क्या होता है? गोंद होता है, गोंद लगा होता है इस पे, ठीक है। इसमें इन दोनों को अलग किया जाता है, ठीक है। इसमें सेरेसिन नामक गोंद लगा होता है, तो इनको गोंद के दाने जैसा है। चौथा, सी का चौथा है, तो सी का चौथा ऊन, वायु स्पेस युक्त मेडुला। देखिए आपको याद ही होगा कार्टेक्स, मेडुला, ये सब किस में होता है? ये ऊन में पाया जाता है, पता है ना आपको। ऊन में वायु स्पेस युक्त मेडुला जो पृथक्करण होता है, कार्टेक्स, मेडुला, ऊन के क्या होती है? परत पाई जाती है ऊन में। तो ये मेडुला तो ऊन हो गया। और रेयान कैसा? तो रेयान तंतु है, रेयान एक तंतु है। वैसे अगर रहता सेलुलोजिक फाइबर भी कह सकते हो, बस तंतु है तो तंतु, क्योंकि वही लास्ट बच रहा है, ठीक है। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है मानव निर्मित रेशों में, प्रोटीन रेशों में, इलास्टोमेरिक रेशों में, कि कपास एवं लिनन के रेशों में। कपास एवं लिनन के रेशे में पाई जाती है। मैं आपको ये दिखा दूंगी किस बुक में है, ठीक है। कपास व लिनन के रेशों में कार्बोक्सिल समूह, और ये चेन होती क्या है? जिससे ये क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं, जिससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी को चेन कहते हैं। जैसे कोई भी चीज बनती है तो छोटे छोटे अणुओं से, परमाणुओं से, चीजों से मिलकर बनी होती है ना। तो इसमें क्या होता है? क्रॉस लिंकेज एवं साइड चेन किस में पाई जाती है? तो ये कपास और लिनन में पाई जाती है। और आपको पता है कार्बोक्सिल समूह के होते हैं, आपको पता है ना क्यों? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कौन सा होता है? कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल होता है ना ग्रुप। तो वही एक ऐसा है, सेलुलोजिक है तो कार्बोक्सिल गुल है, उसमें क्रॉस लिंकेज और साइड चेन पाई जाती है। कपास व लिनन के रेशों में कार्बोक्सिल समूह होता है। यह संभवतः परमाणुओं की श्रृंखला के रूप में, अर्थात क्रॉस लिंकेज व साइड चेन के रूप में पाया था। मैं चीज दिखाऊंगी आपको बुक में।
नेक्स्ट है लिनन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है क्या, तो आपको मैं बताई थी या तो बहुकोण या तो पंचकोण, दो चीज ध्यान रखना। और अगर वैसे देखेंगे तो क्या होगा, ये रिबन जैसा नहीं, ये लंबा लंबा रेसा दिखता है और बीच बीच में उसके पैक्टिन की गांठें होती, बांस बम्बू ट्री जैसा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, पंचकोण अंडाकार त्रिकोण रिबन जैसा, देखो पंचकोण, ठीक है। लिनन का क्रॉस सेक्शन पंचकोण होता है। लिनन या गोल आकृति का लंबा बूट दिखाई देता है जिसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। मतलब अगर ये ऐसे लंबाई में पूछेगा तो जरूर क्या तो देगा, दोनों छोर नुकीले होते हैं या इसमें गांठें दिखती हैं। तो ये सब किसकी विशेषताएं, तो सब लिनन की विशेषताएं। लिनन के रेशे पे कुछ कुछ दूरी पर एक गोंद जैसे पदार्थ होते हैं जिसे क्या कहते हैं, पैक्टिन कहते हैं। एमपीओ किसके लिए प्रयोग किया था, तो एमपीओ मीट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। इसका ये सही है कि मीट प्रोडक्ट ऑर्डर, एक मिल्क 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 प्रोडक्ट ऑर्डर, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मीट प्रोडक्ट नहीं, इसका मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। ये मैं आपको, ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी तब जाके क्लियर करूंगी, ठीक है। ये मैनेजमेंट की बुक में ना ये बहुत अच्छे से दिया है। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम, सूती वस्त्र तैयार होता है भेड़ों से, कपास से, रासायनिक पदार्थ से कि रेशम से, तो आप बता देंगे कपास से, आपको पता ही है। स्टेपल तंतु का उदाहरण है रेशम, डेक्रान, जूट और नायलॉन, तो आपको पता है इसमें जूट होगा, क्यों, क्योंकि रेशम सबसे प्रकृति का सबसे प्राकृतिक सबसे लंबा रेशा फिलामेंट प्राप्त किया था। डेक्रान और नायलॉन क्या है, मानवकृत रेशा, इसे चाहो तो स्टेपल बनाओ, चाहो तो फिलामेंट बनाओ, अक्सर फिलामेंट ही बनता है, ठीक है। सबसे अधिक आर्द्रता और शोषण का गुण किस में होता है, सूती में, ऊनी में, रेयारून में या रेशम में, तो देखो हम ये रेयारून का मतलब मुझे लगता है रेयान से है। वृंदा मैम की बुक में तो रेयान को दे रहा है 95% मतलब जिसमें अवशोषकता का गुण होता है, आर्द्रता और शोषण का गुण होता है 95% दिया है। लेकिन सूती रेशे में क्या होता है, अधिक आर्द्रता और शोषण गुण होता है। इसका क्या ज़्यादा प्रयोग है, गर्मी के दिनों में देखिए हम सूती वस्त्र को ज़्यादा प्रीफर करते हैं ना, तो आप सूती रेशे देखो दिया, उसमें ए को सही भी माना कि सबसे अधिक आर्द्रता और शोषण का गुण सूती रेशे के कपड़े में होता है, क्योंकि एक प्राकृतिक सेलुलोज से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त होता है क्लार्क विधि, छानकर, उबालकर, इनमें से सभी, डी आंसर दे रहा है इनमें से सभी। नेक्स्ट है बीज वाला तंतु कौन सा है, तो कपास, लिनन, जूट, हेम्प, कपास है, आपको पता है कपास और कापोक दोनों होते हैं, ठीक है। कपास इसमें दिया हुआ, आपने टिक कर देना। किस कुल का होता है, ये मालवेशी कुल का होता है, मालवेशी कुल का ये पौधा होता है। और आप क्या बोलते हैं देख लीजिए, कपास एक बीज वाला तंतु रेशा है। कपास को संसार का सबसे महत्वपूर्ण रेशा माना जाता है। इसके फल में उत्पन्न बीजों के बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाए जाते हैं तथा इन धागों से वस्त्र आदि बनाया जाता है। यह मालवेशी कुल का, ग्रेनियम कुल भी कहते हैं, ठीक है। यह मालवेशी कुल का पौधा है जिसकी दो प्रमुख प्रजातियां हैं, देसी कपास गॉसिपियम अरोबियम एवं गाहब्रेबियम, दूसरा अमेरिकन कपास जिसे हिरसुटम और बारवेंडस है। अमेरिकन कपास के रेशे लंबे एवं रुई चमकदार एवं उपज देसी कपास से अधिक मिलता है। प्राकृतिक तंतु पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान, कपास, तो अगर कपास नहीं था तो आप रेयान को लगा सकते थे अगर 3 सिंथेटिक दे दिया है तो, लेकिन इसमें कपास क्या है, प्योर प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। रेयान को तो इनसे तैयार करता है, मानव तैयार करता है, लेकिन तो क्या होगा, कपास इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है, मूल रंजक, बिखरा डिस्पर्स रंजक, प्राग जैविक रंजक, टंकी रंजक। इसको भी जब मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर रंग वाला तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं कूद की कोई चीज़ दिखाना नहीं चाहती, जो है आप इसमें यहाँ देख लो, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा है बिखरा डिस्पर्स रंजक, इसके लिए क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिए के रूप में उपयुक्त है, तो देखिए इसमें यहाँ सूती है, टेरीलान है, नाइलॉन है, डेक्रो है, तो यहाँ पे सूती भी लगा देंगे। अगर यहाँ सूती ना होकर लिनन होगा तो लिनन को भी लगाएंगे, क्योंकि तौलिए के लिए और नैपकिन के लिए, सर्जिकल के लिए लिनन भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं होती, क्षार से ध्यान दीजिएगा, रेशम को होती है, इन सबों के लिए अम्ल अच्छा होता है। नायलॉन पे तो न ही क्षार का प्रभाव, न ही अम्ल का प्रभाव, ठीक है, इस पे ये सब चीज़ों का प्रभाव नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि सांद्र में डाल देंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं। सूती, टेरिकॉट, तो ये दोनों क्या होगा, कृत्रिम हो गया, इनको हटा दीजिए। इनमें से क्या होगा, सूती पर क्या होता है, अम्ल का प्रभाव पड़ता है और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसमें इसका आंसर बी होगा, ठीक है। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता किस में होती है, टेरिकॉट में, नायलॉन में, रेशमी में कि सूती में, तो आप बता देंगे, आपको पता है भी कि सूती वस्त्र में सबसे ज़्यादा पसीना सोखने की क्षमता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है, फाइब्रोन, कैरेटीन, पॉलीमर्स की सेलुलोज, तो आपको पता है सेलुलोज होगा। फाइब्रैन किस पे पाता है, ऊन में,
सॉरी ऊन में केराटिन होता है, फाइब्राइन रेशम में पॉलीमर्स जो होते हैं कृत्रिम रेशे बनते हैं, पॉलीमर्स होते हैं उनमें। तो इसमें क्या होता है, यही तो होता है गाढ़ा घोल होता है जिसे स्पिनरेट के छिद्र में से निकाला आता है। तो सेल्यूलोज क्या होता है, कपास का रासायनिक नाम होता है और 90 से 95% तक क्या होता है, सेल्यूलोज पाया जाता है रेशों में। ठीक है, कपास की रेशे की लंबाई होती है आधे इंच से लेकर 1.5 या 2 इंच तक होती है। तो इसमें 1.5 से 2 इंच दिया है, आपने इसे सही टिक करना है। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, बी आंसर सही होगा। बी सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यंत सक्रिय कार्बनिक अम्ल है जिसका प्रयोग प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन गंधहीन तेल जैसा भारी तरल पदार्थ होता है जो जल के हर परिमाण में विलेय होता है। मतलब जल में ये क्या होता है, विलेय है, मतलब घुल जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण, सूती वस्त्रों के पारदर्शी और कड़ा बनाने में एजेंट के रूप में तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। तो देखो सूती वस्त्रों को कड़ा और पारदर्शी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, रेशम मानवकृत रेशा, रेयान प्राकृतिक रेशा, ऊन धात्विक रेशा, लिनन वनस्पतिक रेशा। ये देना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सॉरी सुमेलित पूछ रहा है। तो देखो लिनन वानस्पतिक रेशा ये सुमेलित है। रेशम क्या मानव द्वारा प्राप्त किया, नहीं, ये जानता हूँ रेशा है प्राणियों से प्राप्त किया। रेशम क्या होता है, कीट होता है ना, कीट के माध्यम से सेरीकल्चर के द्वारा इसको प्राप्त किया था। रेयान क्या होता है, तो प्राकृतिक रेशा नहीं है, मानवकृत रेशा है, बस प्राकृतिक चीज़ों के प्रयोग द्वारा बनाया था। ऊन धात्विक नहीं है। एस्बेस्टस जो है वो क्या है, एस्बेस्टस हो गया खनिज मतलब रेशा, गोल्ड हो गया, सिल्वर का, वो धात्विक के अंतर्गत आता है। ऊन जो है प्राणिज होता है। तो लीनम वानस्पतिक रेशा है, फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त किया था उसके तने से। तो लीनन इसमें सही होगा। काट सूल किसको मिलाकर तैयार, काट सूल, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, काट प्लस ऊल, काट सूल हो रहा ना, काटन, काटन को हिंदी आप कुटून और ये कहते हैं अरबी भाषा में। तो काटन और ऊनी को मिलाकर क्या बनता है, काट ऊल बनता है। तो देख लो कपास तथा धागा सही होगा, केवल ऊन, कच्चा ऊन तो बोलेंगे नहीं, सूती, सूती को कॉटन कहते हैं, ऊनी ऊल कहते हैं। तो सूती और ऊनी मिलाकर काट सूल तैयार किया जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लग रही है, चलिए खत्म भी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई पड़ता है, गोलाकार, आयताकार, चौड़ाकार या लंबा। अनुप्रस्थ काट में कपास का तंतु कैसा दिखता है, तो यहाँ लिखा है लंबा दिखता है। कपास के तंतु के अनुप्रस्थ काट ली जाए तो उसके बीचों बीच एक लंबी नली दिखाई देती है, सही बात है। और वो क्या, अपरिपक्व रेशे में नली दिखाई देती है। लेकिन जब रेशा परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है, रिबन के समान बल खाता हुआ दिखता है, उसमें बल जगह जगह खाए हुए एक रिबन के समान लंबा दिखाई देता है। यदि कपास के किसी तंतु को अनुदैर्ध्य काट में देखा जाए तो उसकी रचना चपटे बल खाए हुए फीते के समान प्रतीत होती है, लंबा फीते के समान प्रतीत होती है। ठीक है, और परिपक्व अवस्था में अगर इसको इस तरह से तब जो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल काटा जाए अनुदैर्ध्य में, तो आपको गोल शेप की तरह दिख सकती है, लेकिन लंबे में बल खाते रिबन की तरह रेशा दिखता है। कपास उत्पादन के, इस पे आप न जाना, ठीक है, आप यहाँ पे डी को टिक करना। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो पहले अमेरिका था, प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो आप बोलेंगे मैम भारत है। ठीक है, और कैसे जगह ये होता है, तो उष्णकटिबंधीय जहाँ की जलवायु होती है, जहाँ पे उष्मा भी हो, इसके लिए कैसी जलवायु, उष्णकटिबंधीय काली मिट्टी इसको चाहिए होती है। इसको 200 दिन का एनुअल ये क्या है, पौधा है। इसको क्या होता है 30 से 38 सेंटीमीटर इसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस रेशे की हम बात करें, इसकी विशेषताएं हैं। कपास और प्राप्त कैसे किया था, तो आपको पता ही है कि एक कप बीजों वाला रेशा ये बीज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। फिर नेक्स्ट आता है, उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम रेशा का आहार, कम सोडियम आहार, कम असंतृप्त वसी अम्ल आहार। तो सबको पता है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को क्या कम नमक दिया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन फाइबर नहीं है। ऊन प्रोटीन है, ये देखिए ऊन के तीनों टाइप हैं, ऊन, कश्मीरी ऊन और मोहेयर, एक बकरी होती है जिससे ये ऊन प्राप्त किया थे। तो तीनों क्या हो गए, ये प्रोटीन फाइबर, कैरेटिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो और ये लिनन क्या होता है, ये तना और वनस्पतिक फाइबर है, आपको पता है, फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया था। इसका आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ। लिनन वानस्पतिक जगत से प्राप्त रेशा है जिससे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। लिनन के वस्त्र सूती वस्त्रों से अधिक टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं। इसकी टिकाऊपन एवं कार्यक्षमता अद्वितीय होती है, अतः गृहिणी अपने घरों में
में इनका प्रयोग गर्व का अनुभव करती हैं। इससे मेजपोश, रुमाल, तौलिए, तकिए के गिलाफ आदि अलंकरण के आवरणों के रूप में तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। मैंने तीनों का आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन और हैं जिसको मैं मतलब बुक ख़त्म हो जाएगी तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाना नहीं छोड़ूंगी, प्रैक्टिस करवाते रहूँगी। तो उसके बाद में ये सब सारे क्वेश्चन के जो बंच रखे हुए, जो सारे क्वेश्चन मतलब अपने पास रखी हुई हूँ सारा इकट्ठा करके, वो मैं एक एक करके आपको सारा दूंगी, दिखाऊंगी भी। तो तब तक के लिए क्या है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।